दहशतगर्द एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिससे बचपन में जायदाद, ऐशो आराम, अपनों का प्यार, रिश्ते छीन लिए गए। हालात के चुंगल में फंसकर वो जुराइम की दुनिया में दाखिल हुआ। मुहिब वतन होते हुए मुल्क दुश्मन करार दिया गया। इंडिया गया तो कदम कदम पर मौत ने घेरा, मगर उसने इंडिया में इंडिया की बैंड बजाए रखी। दास्तान की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। एक दिल हिला देने वाली दास्तान, दहशतगर्द। दहशत किस्त नंबर 108। वो बुरी तरह वहशतज़दा हो गया था। मेरे एक ही थप्पड़ ने उसके कसबल निकाल दिए थे। थप्पड़ था ही शदीद, उसके गाल पर खून छलकाया था। मुंह और नाक से भी खून के कतरे टपक रहे थे। वो आराम खाने वाला यूं भी आराम और ऐश पसंद हो गया था। उसे भला तीगा मुश्ती और जिस्मानी मशक्क़त की आदत कब होगी। उसके दोनों साथी भी आड़े तिरछे ज़मीन पर पड़े थे। फिर खिड़की का पट आस्ता आस्ता खुला और कोई फुर्ती से कमरे में आ गया। उसका चेहरा छुपा हुआ था, मगर कदो-कामत से अंदाज़ा हो रहा था कि वो तैमूर के सिवा और कोई नहीं। उसकी नज़र अब तक मुझ पर नहीं पड़ी थी। वो चुकन्ने अंदाज में बेड की तरफ गया और झुककर कांता का जायज़ा लेने लगा। रमेश कुमार ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? तैमूर ने पलट कर रमेश को देखा। इसी लम्हे उसकी नज़र अचानक मुझ पर पड़ गई। वो बुरी तरह चौंका और पुरजोश लहजे में बोला, तो तुम कैसे पहुंचे यहाँ? और टेक इट इजी, मैंने हंसकर कहा। पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे। इसके आदमियों ने धोखे से ग्लोरिया को पकड़ लिया था। दोनों तुम्हारी तलाश में भटक रहे थे कि एक वीराने में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ग्लोरिया को मामूली सी चोटें आई थी। मैं उसे एक जगह छोड़कर पानी की तलाश में गया। वापस आया तो ये लोग ग्लोरिया को गाड़ी में डाल कर ले जा रहे थे। मैंने इलाके के लोगों से मालूम कर लिया कि उसे किन लोगों ने अगवा किया है। वो जख्मी न होती तो खुद ही इन लोगों से निपट लेती। ये कब की बात है? मैंने पूछा। आज शाम के वक्त इन लोगों ने उसे अगवा किया था, तैमूर ने जवाब दिया। मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई सवारी न मिल सकी, वरना बहुत पहले इनसे निपट चुका होता। मैंने घूमकर रमेश कुमार से पूछा, वो लड़की कहाँ है? मैं नहीं जानता तुम किस लड़की की बात कर रहे हो, रमेश कुमार डटाई से बोला। अच्छा, मैंने तंजिया लहजे में कहा, इसका मतलब है कि अभी तुम्हारी खाल मजीद मसाला मांग रही है। मैंने अचानक उसके बाल मुट्ठी में जकड़ लिए और घुरा कर कहा, तुम शायद भूल गए कि अभी थोड़ी देर पहले किसी सफ़ेद चमड़ी वाली लड़की की बात कर रहे थे। बताओ कहाँ है वो? मैंने उसको हल्का सा झटका दिया, वरना तुम्हारे ये बाल विक की तरह खोपड़ी से अलहदा कर दूंगा। मैंने फिर उसे झटका दिया। इसे तो मार के फेंक दो, तैमूर ने सफाकी से कहा और वाल्वर की नाल उसकी कनपट्टी पर रख दी। जानता हूँ कि ग्लोरिया यही है, उसे ठिकाने लगाने देते हैं, हम ग्लोरिया को बाद में ढूंढ लेंगे। रमेश के हलक से अजीब सी आवाज़ बरामद हुई। सहमे हुए अंदाज में बोला, बताता हूँ, वो यही है। मैंने उसे कोई तकलीफ नहीं पहुँचाई। उसके साथ जाओ तैमूर और ग्लोरिया को यहीं ले आओ, मैंने बेड पर बैठते हुए कहा। तैमूर उसे धकेलता हुआ वहाँ से ले गया। मैं झुककर उसके दोस्तों का जायज़ा लेने लगा। वो दोनों मरे नहीं थे, सिर्फ बेहोश थे, मगर जिसके मुंह पर मेरी लात पड़ी थी उसके सामने वाले कई दांत टूट गए थे। होंठ भी बुरी तरह जख्मी हो गए थे। इन दोनों के बाद मैं कांता की तरफ मतवज्जो हुआ। वो ख्वाब और दुआ के असर से बेसुध पड़ी थी, मगर उसकी सांस हमवार थी। थोड़ी देर बाद कदमों की आहटें गूंजी। रमेश कुमार के साथ मुझे ग्लोरिया भी दिखाई दी। वो बुरी तरह चौंकी, फिर चीख कर बोली, कामरान कहाँ गायब हो गए थे? बहुत तवील कहानी है, मैंने हंस कर कहा, तुम्हें बाद में बताऊंगा। कहानी तो खैर वाकई तवील है, उसने कांता को देखते हुए तंजिया लहजे में कहा। मैं भी फुर्सत की पहले घड़ी में सुनना पसंद करूंगी और इसे निमट लूंगी। ये कहकर अचानक रमेश कुमार के मुंह पर उसने चटाक से थप्पड़ रसीद कर दिया। इस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
इसने मेरे हाथ पांव बांध कर एक स्टोर रूम में बंद कर दिया था। वहाँ मच्छरों ने मेरा 1 लीटर खून तो चूस ही लिया होगा। जिंदा तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे ना, उसके दोस्तों को और ना चौकीदार को, मैंने सर्द लहजे में कहा। इन सब ने मुझे भी पहचान लिया होगा और आपको भी, मगर मैं किसी को भी नहीं कुछ बताऊंगा, वो गड़गड़ाकर बोला। सॉरी डियर, ग्लोरिया ने तंजिया लहजे में कहा। हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। उसने अचानक रमेश कुमार की गर्दन दबोच ली। रमेश कुमार ने वहशत ज़दा होकर ग्लोरिया को धक्का दिया और भागने की कोशिश की, मगर उससे पहले ही तैमूर ने उसे छाप लिया और उसकी ठोड़ी पकड़ के उसे जोरदार झटका दिया। चटाख की आवाज़ आई और रमेश कुमार ओंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा और चंद लम्हे तड़पने के बाद वो साकत हो गया। तैमूर ने रिवाल्वर निकाला और फर्श पर पड़े हुए आदमियों की खोपड़ियों को बारी बारी निशाना बनाया। रिवाल्वर पे साइलेंसर लगा हुआ था, इसलिए फायरों की आवाज़ कमरे में घुट कर रह गई। फिर उसने रिवाल्वर का रुख कांता की तरफ कर दिया। वो फायर करने ही वाला था कि मैंने अचानक उसके हाथ पे हाथ मारा तो रिवाल्वर उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। तैमूर के साथ ही ग्लोरिया ने भी चौंक कर मुझे देखा, फिर बोली, ये लड़की कौन है? क्या मतलब? मैंने पूछा। मतलब ये कि ये भी तो अपनी ज़ुबान खोल सकती है। ये लड़की मेरे साथ है, मैंने जवाब दिया। इसका रमेश कुमार से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या ये बेहोश है? ग्लोरिया ने पूछा। मैंने उसे बताया कि कांता बेहोश कैसे हुई। फिर तैमूर से बोला, अब यहाँ से निकलने की फिक्र करो। जहाँ जाते हैं वहाँ कोई नई कहानी शुरू हो जाती है। यह सामान जीप में रख दो। मैंने दुआओं के बक्स और रमेश के भेजे हुए दूसरे सामान की तरफ इशारा किया। तैमूर वो सामान समेटकर बाहर की तरफ चला तो मैंने कहा कि पीछे वाली सीट में रखना। फिर मैंने झुककर कांता को उठा लिया। उसके जिस्म की मखसूस महक फिर मेरे हवास पर छा गई। वो न जाने कौन सी जड़ी बूटी या उपकरण इस्तेमाल करती थी। उसके पसीने की भी अजीब तरह की महक थी। कांता का फूल सा जिस्म उठाकर मैं भारी कदमों से जीप की तरफ बढ़ा और उसे बहुत एहतियात से जीप के पिछले हिस्से में लेटा दिया। फिर ग्लोरिया के कहने पर मैंने भी नाइट गाउन और सूट के बजाय रमेश कुमार की पैंट शर्ट पहन ली और बाहर निकल आया। स्टीयरिंग पर तैमूर था। मैं उसके साथ दूसरी सीट पर बैठ गया। ग्लोरिया कांता के साथ बैठ गई और तैमूर खुले हुए गेट में से जीप रिवर्स करके बाहर निकाल कर लाया। फिर बर्क रफ्तारी से एक तरफ रवाना हो गया। अचानक मुझे डाक बंगले का चौकीदार का ख्याल आया। मैंने तैमूर से कहा, जीप को वापस ले चलो, हमसे एक चूक हो गई है। तैमूर ने जीप रोक दी और उसे रिवर्स गियर में डालते हुए बोला, कैसी चूक होगी कामरान? तुमने उस चौकीदार को जिंदा क्यों छोड़ दिया? तैमूर ने तवील सांस लिया, फिर जेब को झटके से दोबारा आगे बढ़ा दिया। मैं इतना कच्चा काम नहीं करता। सबसे पहले तो चौकीदार ही मेरे हाथ से मारा गया था। उसे ठिकाने लगाकर ही तो मैं डाक बंगले में दाखिल हुआ था। उसने जीप की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें चुप क्यों लगी हुई है? मैं मुड़कर ग्लोरिया से मुखातब हुआ। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि वहाँ से गायब कहाँ हो गए थे? ग्लोरिया ने पूछा। और तुम्हारी टांगें कैसे ठीक हो गई? मैंने जवाब में उसे शुरू से लेकर आखिर तक पूरी कहानी सुना दी। सिर्फ कांता के डायलॉग को सेंसर कर दिया। इसका मतलब है अब तुम सोशल वर्कर करोगे? ग्लोरिया तंजी अंदाज में बोली। आपसे क्या मुराद है? मैंने उसे चिढ़ाने को कहा। मैं तो बचपन से सोशल वर्कर हूँ। फिर मैं संजीदा होकर बोला, मैं कोई काम मसलत के बगैर करने का आदी नहीं हूँ। कुंभ के मेले में कांता मेरी हेल्प करेगी। वो हिंदुओं के रस्मों और रिवाजों से वाकिफ़ है। मुझे तो फ्री में गाइड मिल रहा है। तो क्या अभी तक वो नोट तुम्हारे कब्जे में नहीं आया? वो अगर कब्जे में आ जाता तो मैं यहाँ क्यों पड़ा रहता? इस मनूस मुल्क में तो मैं 1 मिनट भी रुकने का रवादार नहीं हूँ। अब शायद हो जाओगे। तैमूर हंसकर बोला, अभी तक तुम्हें कांता नहीं मिली थी ना? ओ भाई, मैंने मुझे खेज लहजे में कहा, वो कांता है, कोई ताजमहल नहीं है कि अपनी जगह से जुम्बिश न कर सके। मुझे अगर वो इतनी पसंद हुई तो मैं उसे भी अपने साथ ले जा सकता हूँ। अरे यार, तुम्हारे इरादे तो बहुत खतरनाक है। तैमूर हंसकर बोला, तुम लोग इंग्लिश में बात नहीं कर सकते? ग्लोरिया झिल्लाकर बोली। और तुम उर्दू नहीं सीख सकती? मैंने उसे इसी लहजे में जवाब दिया।
हमने भी आखिर तो इंग्लिश सीखी है ना, ठीक है अब मैं तुम्हें उर्दू भी सीख कर दिखाऊंगी, ग्लोरिया भी फरकन बोली। मैं और तैमूर इसके झिझलाहट पर कहका लगाने लगे। फिर मैं हंसी रोक कर बोला, ग्लोरिया तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हें इस फॉरेस्ट ऑफिसर ने कैसे पकड़ लिया था। मेरे कंधे और सर में अच्छी खासी चोट आई थी, ग्लोरिया ने कहा। मैंने पानी मांगा तो तैमूर पानी लेने चला गया। क्या तुम अब भी जख्मी हो? मैं उसकी बात काट कर बोला, जख्मी तो मैं उस वक्त भी नहीं थी। मेरा सर और बायां शाना किसी चीज़ से टकराया था और मुझे चक्कर से आने लगे थे। बायां हाथ वक्ती तौर पर बिल्कुल नकारा होकर रह गया था। अचानक वो फॉरेस्ट ऑफिसर वहाँ आ गया। उसने मुझे बंगले पर चल के आराम करने की ऑफ़र की, मगर मैंने इनकार कर दिया। उसे बताया कि मेरे साथी यहाँ आने वाले हैं। वो इसरार करने लगा, फिर डिटाई से मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे हाथ में दर्द की टीस सी उठने लगी। इस वक्त भी मेरा सर चकरा रहा था। मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया। फिर एकदम कई आदमी मुझ पर टूट पड़े। वो शायद जंगल में काम करने वाले मजदूर थे। इन लोगों ने मेरे हाथ पांव बांध कर जीप में डाल दिया और वो ऑफिसर